वेलकम बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोग प्लेन की इक्वेशन पे बातचीत कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन ये था कि एक प्लेन की इक्वेशन बतानी थी। प्लेन पर एक पॉइंट पता था और प्लेन के पैरेलल दो वेक्टर्स पता थे, है ना। होपफुली यही लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अगर ये लास्ट नहीं रहा होगा तो सेकंड लास्ट रहा होगा, ऐसा ही कुछ था। बट कॉन्सेप्ट हम लोगों का लास्ट में इसी टाइप पे था कि हमें प्लेन की इक्वेशन अगर चाहिए तो एक हमें प्लेन पर पॉइंट चाहिए और प्लेन पर एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए, या प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन का dr चाहिए। ठीक है, दो चीजें, प्लेन पर पॉइंट और प्लेन के परपेंडिकुलर अगर वेक्टर मिल जाए तो ठीक, या प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन का dr मिल जाए तो ठीक, हम प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते थे। तो सेम में हम लोगों ने कई सारे वेरिएशंस किए, उसी को कंटिन्यू करते हैं। ये ऑलरेडी क्वेश्चन किया हुआ है हम लोगों का, बट हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं अब कि फाइंड द प्लेन कंटेनिंग ये तीन पॉइंट्स। उस प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो इन तीन पॉइंट्स को कंटेन करता हो ना, 1 0 0 0 2 0 और 0 0 3, इन तीन पॉइंट्स को जो कंटेन करे उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें प्लेन पर एक पॉइंट मिल जाए। प्लेन पर एक पॉइंट, तो प्लेन पे तो तीन तीन पॉइंट पता है, एक पॉइंट ही कोई भी यूज कर सकते, कोई भी एक पॉइंट यूज कर सकते हो जो मन करे। दूसरी चीज क्या चाहिए, प्लेन पर परपेंडिकुलर एक वेक्टर या लाइन का dr, कुछ भी जो हमें इजी लगे, हम वो मिल जाए और हम उस पर काम कर लें बस। समहाउ हमें बस एक परपेंडिकुलर का dr मिल जाए, ठीक है, या हमें परपेंडिकुलर एक वेक्टर मिल जाए। ये तीन पॉइंट्स हमको प्लेन पर दिए हुए हैं। ये जो हम अभी एक क्वेश्चन की बात कर रहे थे उसी क्वेश्चन पर बेस्ड है, उसी क्वेश्चन की ही वर्किंग यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। वहां पे हमें ऑलरेडी दो पैरेलल वेक्टर दिए थे, प्लेन के पैरेलल दो वेक्टर दिए थे, बट यहाँ पर प्लेन के पैरेलल वेक्टर नहीं दिए, प्लेन पर हमें 3 पॉइंट दिए। ठीक है, 3 पॉइंट दिया है हमें और इस 3 पॉइंट से पूछा है प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। तो एक तो हमें पॉइंट चाहिए, इस 3 में से जो मन करेगा उस पॉइंट को यूज कर लेना, पॉइंट की तरह ट्रीट करके उसको, है ना, जो एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट है उसके लिए। रही बात अब क्या चाहिए, प्लेन पर नॉर्मल एक चाहिए। तो प्लेन पर अगर हमें नॉर्मल चाहिए उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, प्लेन के पैरेलल दो वेक्टर चाहिए या प्लेन के पैरेलल दो लाइन चाहिए। ठीक है ना, तो कुछ भी हमें मिल जाए, बस दो नॉन कोलिनियर वेक्टर हमें मिल जाए अगर प्लेन के पैरेलल, तो उन दोनों के क्रॉस से हमें पता चल जाएगा कि प्लेन पर परपेंडिकुलर कौन आने वाला है। ठीक है, तो क्या हम प्लेन के पैरेलल दो नॉन कोलिनियर वेक्टर बना सकते हैं। मान लो ये पॉइंट 1 0 0 है, ठीक है, ये पॉइंट 0 2 0 है और ये पॉइंट 0 0 3 है। ये 3 पॉइंट है, ठीक है, ये 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट देकर हमें प्लेन की इक्वेशन पूछे, तो क्या हम, तो हमें बेसिकली इक्वेशन किसकी पूछ रहा है। अगर हम व्हाइट बोर्ड पे इस 3 पॉइंट को रख रहे हैं तो बेसिकली हमसे इक्वेशन किसकी पूछ रहा है, व्हाइट बोर्ड की पूछ रहा है ना। तो व्हाइट बोर्ड की इक्वेशन के लिए हमें क्या मिल जाए, एक हमें व्हाइट बोर्ड पे पॉइंट मिल जाए, ठीक है, 3 है, कोई भी एक ले लेंगे, और दूसरा क्या मिल जाए, व्हाइट बोर्ड पर नॉर्मल मिल जाए। तो व्हाइट बोर्ड पर नॉर्मल के लिए हमें क्या चाहिए होगा, व्हाइट बोर्ड के पैरेलल दो लाइन या दो वेक्टर, ठीक है, ताकि हम क्रॉस से नॉर्मल निकाल सकें। ठीक है ना, वो दो लाइन मिल जाए या दो हमें वेक्टर मिल जाए, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे ताकि उसका क्रॉस का फायदा हम ले सके और क्रॉस से हमें क्या मिल जाएगा, नॉर्मल मिल जाए। तो बताओ क्या हम इस व्हाइट बोर्ड पे दो नॉन कोलिनियर वेक्टर बना सकते हैं। इस व्हाइट बोर्ड पर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर बिल्कुल बना सकते हैं। किसी भी दो पेयर को कनेक्ट कर दो, किसी भी दो पेयर को कनेक्ट कर दो। मान लो इसको कनेक्ट कर दिया और एक इसको कनेक्ट कर दिया, बोलो ठीक है। तो ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया। ये कैसे वेक्टर हैं, कोलिनियर है नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर ना, क्योंकि इनके बीच का एंगल ना तो 0 है और ना ही 180 डिग्री है। ठीक है, ये ऑब्वियसली एक्चुअली ये ऐसा दिया ही है पॉइंट, ये हम फिगर बना के नहीं बोल सकते। ये तो अगर हम फिगर केवल ये 3 हमने पॉइंट अपने मनमाने हिसाब से बना दिया और हम कह दें नॉन कोलिनियर है, तो ये हमारा बोलना भी गलत होगा। नहीं, वो एक्चुअल में जो अपनी कोलिनियरिटी की कंडीशन है उससे देखेंगे तो हमें दिखेगा कि ये 3 पॉइंट्स एक लाइन पर नहीं है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में ये मान के चल रहे हैं कि हम लोगों ने ये सारी बातें कर ली है, ठीक है, कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, तभी एक इकलौता प्लेन मिलेगा। अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो एक लाइन पे आ जाएंगे, और हमने ऑलरेडी बताया एक लाइन से कितने प्लेन पास होंगे, इनफाइनाइट प्लेन्स पास होंगे।
तो फिर एक पर्टिकुलर प्लेन की इक्वेशन हमसे नहीं पूछ सकता, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट्स कैसे हैं, ये 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है, मन ना माने तो चेक करके देख लेना, ये नॉन कोलिनियर मिलेंगे, इसलिए हमने ऐसा ड्रॉ किया है, ठीक है। फिर हमने इन दोनों को कनेक्ट किया, ये एक वेक्टर बना, इन दोनों को कनेक्ट किया, ये एक वेक्टर बना। अब इन दोनों का क्या ले रहे हैं, हमें अब नॉर्मल चाहिए ना। व्हाइट बोर्ड पर देखो 2 वेक्टर आ गए, व्हाइट बोर्ड पर 2 वेक्टर आ गए। अब व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए, उसके लिए क्या करना होगा, व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर वेक्टर पाने के लिए व्हाइट बोर्ड पे जो 2 वेक्टर तुम्हें दिख रहे हैं उन दोनों का क्या ले लो, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। तो इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये वेक्टर लिख लिया जाए, मान लो दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी, ठीक है। तो ए बी वेक्टर कितना होगा, ए बी वेक्टर विल बी, ए बी वेक्टर बी माइनस ए होगा, तो 0 माइनस 1 यानी माइनस 1 यानी माइनस आई, 2 माइनस 0 यानी प्लस 2 यानी प्लस 2 जे, और 0 माइनस 0 यानी 0 के, लिखो चाहे मत लिखो जो मन करे, ठीक है। ए बी वेक्टर, अब कौन सा, ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर भी लिख लेते हैं। तो ए सी वेक्टर कितना हो गया, 0 माइनस 1, सी माइनस ए करोगे ना, तो 0 माइनस 1 यानी माइनस आई, फिर 0 माइनस 0 लिखो चाहे मत लिखो 0 जे, और 3 माइनस 0 कितना 3 यानी प्लस 3 के। ये आ गया ए बी और ए सी वेक्टर, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पर हमें 2 वेक्टर मिल गए। अब व्हाइट बोर्ड के नॉर्मल चाहिए, व्हाइट बोर्ड पे नॉर्मल चाहिए, तो क्या करें, इन दोनों का क्या ले लें, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो आई जे के, ठीक है। कंपोनेंट्स ले लो, -1 2 0, -1 2 0, -1 0 3, -1 0 3, सही, कोई दिक्कत। नाउ क्रॉस डिटरमिनेंट खोला जाए, आई ये कवर 3 2 6, ठीक है, प्लस हो गया, फिर माइनस जे के साथ कितना आएगा, -3 ना, फिर प्लस के साथ कितना आएगा, प्लस के साथ आएगा 0, और माइनस ऑफ -2 यानी +2। तो वेक्टर जो परपेंडिकुलर आया एक, वो कितना आया, 6i प्लस 3j और प्लस कितना 2k। ये एक परपेंडिकुलर वेक्टर आया किस पे, व्हाइट बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया, यानी जिस प्लेन की इक्वेशन चाहिए उस प्लेन पर एक नॉर्मल वेक्टर पता चल गया। तो इसी के जो कंपोनेंट्स होंगे वो किसका काम करेंगे, ए बी और सी का। तो 6 3 और 2, सही है। तो जो प्लेन की इक्वेशन में हम डी आर यूज करने जा रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन लिखने जा रहे हैं, तो ए बी सी का काम कौन करेगा, इसी के कंपोनेंट्स। तो 6 3 और 2, तो 6 इंटू कुछ लिखा जाएगा प्लस 3 कुछ लिखा जाएगा प्लस 2 कुछ लिखा जाएगा इज इक्वल टू कितना 0। बोलो सही, ये ए हो गया इंटू एक्स माइनस x1, जो पॉइंट यूज करोगे, तुम्हारी जो इच्छा वो पॉइंट यूज करना, ये वाला यूज कर ले, पहला वाला है। तो x माइनस x1 का काम कौन कर रहा है, 1, ठीक है। इसको थोड़ा सही से लिख लिया, ठीक है। फिर 3 इंटू y1 का काम कौन कर रहा है, 0, तो y माइनस 0, z1 का काम कौन कर रहा है, 0, ठीक है, तो z माइनस 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ गया 6x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 6। 6x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, रिकॉल करो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर रखा है, इंटरसेप्ट फॉर्म में किया है। देखो x इंटरसेप्ट +1, y इंटरसेप्ट +2, z इंटरसेप्ट +3 प्लेन का। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, x/1 प्लस y/2 प्लस z/3 इज इक्वल टू 1, यही प्लेन आएगा ना। अब इसको और इसको देखो, क्या दोनों सेम है, इस 6 से पूरे को डिवाइड कर दो, तो x/1 बन जाएगा ये वाला टर्म, y/2 बन जाएगा ये वाला टर्म, z/3 बन जाएगा ये वाला टर्म, इज इक्वल टू कितना 1। तो ये दोनों इक्वेशंस क्या है, सेम है, बट हम लोग प्रोसेस सीख रहे थे, इसलिए हमने जान के इस क्वेश्चन को आपको दोबारा करवाया, ताकि आप लोग इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से देख सको और आंसर दिखे कि हाँ टैली हो रहा है। ठीक है, समझ में आई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ गए। तो बस हमें चाहिए क्या, हमेशा एक टारगेट रखो, प्लेन की इक्वेशन अगर लिखनी है
तो अभी तक जितनी बातें की, एक अप्रोच यही है कि सिर्फ एक पॉइंट मिल जाए प्लेन पर, और प्लेन पे परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे भी मिल जाए, बस ये दो चीज से हमारा प्लेन का इक्वेशन तैयार हो जाएगा। अभी तक की जितनी बातें, क्वेश्चन का वेरिएशंस तुम देख रहे हो, लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने बहुत सारा वेरिएशन किया, और अभी भी एक दो क्वेश्चन अभी और करेंगे इसके बाद, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग प्लेन की इक्वेशन के दूसरे एक नए फॉर्म पे आएंगे, ठीक है। बढ़े आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एक प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो इस दो लाइंस को कंटेन कर, ठीक है। ये दो लाइंस है, ये लाइन x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/4, और x माइनस 4/5 इज इक्वल टू y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z/1। ये 1 हमने लिख दिया, नहीं भी लिखा होगा इज इक्वल टू सिर्फ z लिखा हो तो भी इट इज अंडरस्टूड कि डिवाइडेड बाय कितना है, 1 है, ठीक है। तो हमें उस प्लेन की इक्वेशन चाहिए जिसमें ये दोनों लाइंस हैं। अब देख, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये दोनों लाइन पहले देखो कैसी है, नॉन पैरेलल है, 2 3 4 5 2 1, दोनों का dr अलग अलग है, तो ये दोनों लाइंस हैं कैसी, नॉन पैरेलल लाइंस हैं। अब प्लेन तभी मिलेगा जब ये दोनों कोप्लेनर होंगी, और अगर ये दोनों कोप्लेनर होंगी मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस नहीं है, ठीक है ना। तो अगर एक प्लेन में आ रही होंगी तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा होगा, मतलब ये दोनों स्क्यू लाइंस नहीं होगी। मानते हो बात को? तो अब डिपेंड करता है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चारों ऑप्शंस जो दिए हैं उन चारों ऑप्शंस में कोई ना कोई प्लेन की इक्वेशन रखी हुई है, तब तो उन चार में से एक ऑप्शन तो है ही, मतलब कोई ना कोई प्लेन तो मिलना ही मिलना है। तब तो जो प्रोसेस बता रहे हैं सीधे उस प्रोसेस पे आगे बढ़ जाओ, ठीक है। सीधे प्लेन की इक्वेशन पे ही टारगेट रखो कि नहीं प्लेन बनेगा, ये स्क्यू लाइंस नहीं है, ठीक है। बट अगर मान ले तीन ऑप्शन में प्लेन है और चौथे ऑप्शन में लिख रहा है कि दिस टू आर स्क्यू लाइंस या नो सच प्लेन एग्जिस्ट, तो फिर तुम्हें स्क्यू लाइंस पे भी काम करना पड़ेगा। तो पहले स्क्यू लाइंस पे उस केस में पहले काम करोगे कि इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख लोगे जीरो है या नहीं है। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो है इसका मतलब ये दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो नहीं है मतलब ये दोनों स्क्यू लाइंस है, तो उस केस में प्लेन नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना बात, पुरानी बातें हैं जो। तो अभी फिलहाल तुम चेक करना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसमें जो आएगी वो जीरो आएगी, है ना। ये दोनों स्क्यू लाइंस नहीं होंगी, ठीक है। इन दोनों लाइंस का क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, इसलिए ये दोनों लाइंस एक प्लेन पे लाई करेगी, इसलिए एक प्लेन जरूर बनेगा। तो अब हमारा प्लेन पे टारगेट क्या है, हाउ टू फाइंड द प्लेन। प्लेन पर एक पॉइंट मिल जाए, ये व्हाइट बोर्ड, ये मान लो हमें इसी व्हाइट बोर्ड पर दो लाइन दी, एक लाइन ये और एक लाइन ये एक लाइन है और एक लाइन ये, इन दोनों का कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है। सही ड्रॉ किया आपने, दोनों का dr अलग अलग है ना, इसका मतलब इंटरसेक्शन हो रहा है। तो ये ऐसी लाइंस है, पैरेलल लाइंस तो होंगी नहीं, और एक प्लेन पे है तो ऐसा ही फिगर कुछ बनेगा। अब हमें क्या करना है, हमें इस व्हाइट बोर्ड पर एक पॉइंट चाहिए और व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर एक लाइन या वेक्टर। तो व्हाइट बोर्ड पर एक पॉइंट, वो तुम्हारी इच्छा है, इस लाइन का कोई पॉइंट ले लो या इस लाइन का कोई पॉइंट ले लो, या बहुत मेहनत करने का मन है तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। पर क्या फायदा टाइम बर्बाद करके, कोई भी एक पॉइंट मिल जाए हमारा काम हो जाएगा। तो सीधे सीधे चाहे इस पर एक पॉइंट ले लो 1 2 3 या 4 1 0, जो मन करे। तो हम मान लो इसको लेते हैं, 4 1 0 को लेते हैं। तो ये पॉइंट हमने ले लिया 4 1 0, ऊपर 4 1 और z माइनस 0 का मतलब 0 हो गया। तो हमने व्हाइट बोर्ड पर क्या कर लिया, एक पॉइंट ले लिया। अब हमें व्हाइट बोर्ड पर क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। परपेंडिकुलर के लिए क्या करो, देखो व्हाइट बोर्ड पर तुम्हें दो लाइंस पता है, तो व्हाइट बोर्ड पर तुम्हें दो लाइन का dr पता है, 2 3 4 5 2 1, सही है। 2 3 4 5 2 1, इसका dr मालूम है, इसका dr मालूम है। कैसे मिलेगा, नॉर्मल, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, इसका और इसका क्रॉस, बिल्कुल करके देखो, तुरंत तुम खुद ही निकाल लोगे आंसर। कितना, i j k 2 3 4 और इसका कितना 5 2 1, ठीक है ना। i j k 2 3 4 5 2 1। नाउ इसको सिंप्लीफाई करें, i क्या कितना 3 माइनस 8 माइनस 5, सही चल रहा है, माइनस जे कवर करें तो 2 माइनस 20 माइनस 18
ठीक है, प्लस माइनस फिर प्लस के कवर अप किया जाए 4 माइनस 15, 4 में से 15 गया तो कितना बचेगा -11 ये आया। ठीक है, तो डी आर क्या क्या आ गया, -5 आ गया, +18 आ गया और -11 आ गया। इस वेक्टर के कंपोनेंट्स उठा लिए, वही क्या होंगे, प्लेन के नॉर्मल के नॉर्म डी आर होगा। तो -5, 18 और -11, बोलो ठीक है, सही है ना। तो हमें प्लेन पर नॉर्मल मिल गया, ये नॉर्मल का डी आर हो गया, प्लेन पर पॉइंट है 410, लिख लो प्लेन की इक्वेशन, कितने आराम से लिख लोगे। तो ये ABC हो गया, ये x1 y1 z1 हो गया। तो -5 इंटू x -4 x -x1 फिर 18, तो +18 इंटू y -1 y -y1 के लिए प्लस c कितना है -11, प्लस c इंटू z -z1 कितना है 0 है, इज इक्वल टू 0। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये -5x इधर बनेगा, हमें उधर साइड में x पॉजिटिव कोफिशिएंट अच्छा लगता है, हम इसको सबको उधर भेज देंगे। -5x उधर जाके कितना बनेगा +5x, ठीक है, +18y है, उधर जाके कितना बनेगा -18y, -11z है, उधर जाके कितना बनेगा +11z, इधर कांस्टेंट कितना बचेगा -5 -4 20, -18 कितना 2 और -11, 2 -11 का मतलब -9 इस साइड बन रहा है ना, इसको भी उधर भेज देते हैं। तो +9 इज इक्वल टू कितना 0। दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये वो प्लेन है जिसमें ये वाली और ये वाली दोनों लाइन पूरी तरह आ जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये वो प्लेन है जिसमें ये दोनों लाइन आ जाएगी। इस बात को चेक करने के बाद कि ये दोनों लाइंस एक प्लेन पे लाई कर रही हैं, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन होगा, ये दोनों लाइंस स्क्यू लाइंस नहीं है। इतनी बातें चेक करने के बाद फिर हम कहेंगे कि ये प्रोसेस ने हमें एक्चुअल में वो प्लेन दिया है जो इन दोनों लाइंस को क्या करेगा, कंटेन करेगा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी बिल होगी तो बिल्कुल पूछोगे। अब देख, थोड़ा ऑब्जेक्टिव अप्रोच देखते हैं कि मान लो 4 ऑप्शंस थे, 4 ऑप्शंस में प्लेन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, चारों में प्लेन है। ठीक है, तो एक एक ऑप्शन को कैसे हम रूल आउट करें कि ये ऑप्शन सही है या गलत है, कैसे पता चलेगा? अगर इस प्लेन पर ये लाइन है, लाइन कंटेनिंग ना, सॉरी प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन की बात हो रही है ना, तो अगर ये प्लेन वाकई में आंसर है, जो कि है, हम लोगों की वर्किंग से मिला है, कोई ना कोई ऑप्शन भी तो ये होगा। तो अगर ये ऑप्शन सही है तो ये लाइन अगर इस प्लेन में पूरी तरह है तो इस लाइन का एक एक पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, इस लाइन का हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, अगर ये लाइन इस प्लेन में है तो। ठीक है, सिमिलरली अगर ये लाइन इस प्लेन में है तो इस लाइन का भी एक एक पॉइंट इस प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। समझ में आई बात? तो अब इस लाइन का एक एक पॉइंट कैसे लिखेंगे, लैम्डा के फॉर्म में। इसका जनरल पॉइंट लिख डालो, जनरल पॉइंट कितना आएगा, मान लिया सारे रेशियो लैम्डा है, लैम्डा बदलेंगे, नया नया पॉइंट्स मिलता रहा, तो इसका जनरल पॉइंट क्या बनेगा, 2 लैम्डा + 1, 3 लैम्डा + 2, ठीक है, और 4 लैम्डा + 3, ये जनरल पॉइंट हो गया। जैसे जैसे लैम्डा बदलोगे इस लाइन पर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बदलता जाएगा, अलग अलग नए नए पॉइंट्स मिलते जाएंगे, बट वो सभी लैम्डा की वैल्यूज के लिए अगर ये इक्वेशन ट्रू होती है फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा, तब कहेंगे कि हाँ ये लाइन इस प्लेन में पूरी तरह है। ठीक है, तो अब रख के देखा जाए, 5x है ना, इसको हटा देते हैं, तो लाइन की फोटो हटा देते हैं। ठीक है, तो अब देखो कितना है, 5x है ना, x 2 लैम्डा + 1, इसका 5 टाइम्स कितना होगा, 10 लैम्डा + 5 होगा। फिर -18y, तो -18 इंटू इतना, तो -54 लैम्डा -36, -18y हो गया।
ठीक है, फिर प्लस 11z, प्लस 11z ये हो गया 11 इंटू इतना तो 44 लैम्डा प्लस 33 11z हो गया प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखो क्या ये रिलेशन ट्रू हो रहा है? लैम्डा कुछ भी हो, लैम्डा कुछ भी रख दे, देखो लैम्डा पूरी तरह कट जाएगा, 44 लैम्डा 10 लैम्डा 54 लैम्डा माइनस 54 लैम्डा, देखो पूरा लैम्डा कट गया, कट गया। बाकी ये देखो और जो बाकी टर्म्स भी कट के 0 हो गए, 33 5 कितना, कहीं गड़बड़ी हुई क्या? देखो यहीं पे मिस्टेक हो गई ना, यहाँ कैलकुलेशन में, वही हम बोले कि कट क्यों नहीं रहा है, पूरी तरह खत्म हो जाना चाहिए था, यहाँ पे देख कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। वही क्लासरूम रहता है तो तुम लोग का भी ध्यान चला जाता है कि यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। 5x माइनस 18y प्लस 11z हो गया, कांस्टेंट में 20 माइनस 18, बाकी सब तो उधर भेज चुके हैं, 20 माइनस 18 ऑलरेडी 2 है, तो ये प्लस 9 इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, इज इक्वल टू कितना होगा 2 होगा ना, इज इक्वल टू 2। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन एक्चुअली, ठीक है, जो इन दोनों लाइन को कंटेन करेगा। फिर बाकी की बातें वही है जो हमने बोली थी, एक्चुअली प्लेन की इक्वेशन ही बस हम लोगों ने गलत लिख ली थी, इनफैक्ट हमने गलत लिख ली थी, ठीक है, कैलकुलेशन गलत हो गया। तो अब बाकी की बात वही है कि अगर ये लाइन इस प्लेन पर है तो इस लाइन का एक एक पॉइंट इस प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, मतलब लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, ये प्लेन की इक्वेशन इस लाइन के जनरल पॉइंट के लिए क्या होगी, ट्रू होगी, सेटिस्फाई होगी। तो जनरल पॉइंट तो वही है, बाकी पुटिंग यहां तक सही थी, 11z तक इज इक्वल टू 2, तो प्लस 9 इज इक्वल टू 0 गलत लिखे थे, इज इक्वल टू 2। अब देखो 33 5 कितना, 38 माइनस 36 कितना हो गया, 2 हो गया, तो LHS भी 2 आ गया, RHS भी कितना है 2 है, तो मिल कितना गया 2 इज इक्वल टू 2। बताओ सही बात है ना, LHS भी 2 RHS भी 2। तो क्या लैम्डा की वैल्यू पे डिपेंड किया, लैम्डा कुछ भी रख रहे हैं बार बार क्या मिलेगा 2 इज इक्वल टू 2, लैम्डा कुछ भी रखो क्योंकि लैम्डा वाले टर्म्स तो कट जा रहे हैं और जो बच रहा है वो एक सच बच रहा है, सच्चाई बच रही है, तो बार बार ये बच रहा है, मतलब इट इज ट्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, मतलब लैम्डा कुछ भी रखो ये जनरल पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये जनरल पॉइंट है किस पे, इसी लाइन पे मूव कर रहा है, मतलब दिस एंटायर लाइन विल लाई ऑन दिस प्लेन। सही है, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि इस लाइन को कंटेन करने वाला एक प्लेन तो ये है, बट हमें वो प्लेन चाहिए था जो इस लाइन को और इस लाइन को दोनों को कंटेन करे। तो सिमिलरली यही प्लेन इस लाइन के भी जनरल पॉइंट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब वो चेक करके देख लो, ठीक है, ये हटाए। अब क्या करो, उस लाइन पे जनरल पॉइंट लो, उस लाइन पे जनरल पॉइंट लेते हैं, मान लो म्यू लेते हैं, तो 5 म्यू प्लस 4, ठीक है, 2 म्यू प्लस 1, 2 म्यू प्लस 1 और कितना म्यू। अब इसको रख के देखा जाए, अगर ये लाइन भी इस प्लेन पर है तो ये पूरा पॉइंट चाहे म्यू कुछ भी रखें फिर से वैसा ही एक सच्चा रिलेशन आएगा और म्यू पूरी तरह कट जाएगा। 5x कितना हो गया 25 म्यू प्लस 20 माइनस 18y, तो माइनस 18 इसका, माइनस 36 म्यू माइनस 18 प्लस 11z, तो प्लस 11 म्यू इज इक्वल टू कितना, बोलो सही है। अब देखो म्यू वाले टर्म्स देखो, 25 11 36 माइनस 36 कट गए, 20 माइनस 18 कितना प्लस 2 इज इक्वल टू 2। देखो फिर से LHS और RHS क्या आ गए, बराबर आ गए, बराबर आ गए। ये मतलब नहीं है कि पहले भी 2 इक्वल टू 2 आया अभी भी 2 इक्वल टू 2 ऐसा कुछ है ना, बात समझ रहे हो, तो सच सच होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या आ रहा है हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न ये है कि LHS बराबर RHS हो, ट्रू होना चाहिए, बात सही होनी चाहिए, ये हमारा कंसर्न है। अगर हमारी वर्किंग सही है, अगर ये प्लेन एक्चुअल में इन दोनों लाइन को कंटेन कर रहा है तो इस लाइन का और इस लाइन का दोनों का जनरल पॉइंट इस प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। और देख हो रहा है फिर से 2 बराबर 2, फिर से एक सच बात आ गई, म्यू कुछ भी रखेंगे म्यू को कटना ही है और बार बार 2 इज इक्वल टू 2 मिलेगा। इसका मतलब इस लाइन का भी एक एक पॉइंट इस प्लेन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई, मतलब ये लाइन पूरी की पूरी इस प्लेन पे लाई कर रही है। इट मींस दिस इज दैट प्लेन जो इन दोनों लाइंस को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया जो हमने क्रॉस चेक वाला बताया, बट मेन अप्रोच जो है वो भी कोई लंबा नहीं है, एक पॉइंट लेना था और दोनों वेक्टर्स का क्या लेना था, क्रॉस प्रोडक्ट लेना था।
और सीधे रख के हमें जो भी रिक्वायर्ड ऑप्शन होगा वो चलाएगा। बट अगर चारों ऑप्शंस में प्लेन की इक्वेशंस ही है तो, बट अगर एक ऑप्शन कुछ ऐसा है जो बहुत कुछ कह सकता है, नन ऑफ दीज है, स्क्यू लाइंस है ना, या दिस टू लाइंस आर नॉन कोप्लेनर, तो फिर तुम्हें उस ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पहले सोचना पड़ेगा। पहले उस ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लोगे कि कहीं स्क्यू लाइंस तो नहीं है, तब प्लेन पे काम करना। ठीक है, बात समझ रहे हो? बढ़े आगे देखो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, दो पैरेलल लाइंस लेंगे अवे फ्रॉम ईच अदर और फिर हम प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड प्लेन कंटेनिंग, ये दो लाइंस दी है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड और x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू जेड माइनस 3। ये दोनों लाइंस देख रही है, पैरेलल है। सब में नीचे dr कितना है, 1 1 1, इसमें भी 1 1 1, तो दोनों का dr सेम है, इसलिए बोथ द लाइंस या तो कोइंसाइडिंग होगी, या तो एक ही लाइन होगी, या फिर पैरेलल अवे फ्रॉम ईच अदर, दो में से कोई एक बात होगी। तो ये चेक कर लो कि क्या दोनों सेम लाइन तो नहीं है, तो किसी एक लाइन का एक पॉइंट उठा के दूसरे में रख के देख लो। जैसे इस पे 1 1 अगर लें, 1 1 1, तो 1 1 1 इस पे सेटिस्फाई करेगा, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1, तीनों क्वांटिटीज इक्वल होगी। अब वही 1 1 1 यहाँ रख के देखो, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, तो ये तीनों क्वांटिटी इक्वल नहीं हो रही है। तो 1 1 1 इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, 1 1 1 इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए केस ये वाला है, लाइंस कोइंसाइडिंग नहीं है, तो ये केस है। अब व्हाइट बोर्ड पे ये दो लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब हमें व्हाइट बोर्ड की इक्वेशन चाहिए जिस पर हमें इसकी इक्वेशन भी पता है और इसकी इक्वेशन भी पता है। अब ये सोचो, दो चीज चाहिए, व्हाइट बोर्ड पर एक पॉइंट और व्हाइट बोर्ड पर नॉर्मल। और व्हाइट बोर्ड पर नॉर्मल के लिए कैसे काम करोगे, जैसे करते आए हो, व्हाइट बोर्ड पर दो वेक्टर या दो लाइन, ताकि क्रॉस का फायदा मिल सके। ऐसी दो लाइन या दो वेक्टर जिसमें क्रॉस का फायदा मिल सके और सीधे नॉर्मल पता चल जाए। बताओ, अब इस बार ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो गए ना, कोलिनियर वेक्टर हो गए, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों की dr का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों का dr ही सेम है। इसका dr के थ्रू वेक्टर बनाओगे तो i प्लस जे प्लस के बनेगा ना, dr कितना है 1 1 1, इसका भी dr कितना है 1 1 1, तो दोनों वेक्टर सेम हो रहे हैं ना, दोनों ही i प्लस जे, i देखो 1 से i j k बनेगा, यहां से भी i j k बनेगा, तो i प्लस जे प्लस के का क्रॉस i प्लस जे प्लस के साथ लेने से कुछ नहीं, मतलब नल हो जाएगा। परपेंडिकुलर तब पता चलता है दोनों का क्रॉस से, जब वो दोनों वेक्टर नॉन कोलिनियर हो। बट यहाँ तो ये दोनों वेक्टर्स क्या है, ये लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है और ये लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है, दोनों वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट का कोई फायदा इन दोनों के बीच में नहीं मिलेगा। हमें दो नॉन कोलिनियर लेने होंगे, वो तुम्हारी जैसे इच्छा ले सकते हो, एक ये लाइन ले लो और इस पर एक पॉइंट लेके, इस पर एक पॉइंट लेके दोनों को मिला दो, हो गया। देखो बोलो सही है, एक पॉइंट एक लाइन पे, एक पॉइंट एक लाइन पे, और इन दोनों को मिला दे। तो अब बताओ, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर कोलिनियर होगा या नॉन कोलिनियर होगा, नॉन कोलिनियर। क्या ये दोनों वेक्टर व्हाइट बोर्ड पे हैं, बिल्कुल है। तो क्या इन दोनों का जो क्रॉस होगा वो हमें व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर वेक्टर देगा, बिल्कुल देगा। बोलो सही है ना। तो बस अब एक एक पॉइंट ले लो दोनों लाइन पर एक एक, तो एक पे 0 ऊपर जो दिख रहा है वही ले लेते हैं, एक पे 0 0 0 ले लेते हैं, 0 0 0, और एक पे 1 2 3 1 2 3, मान लिया ये पॉइंट 0 0 0 है, ये पॉइंट 1 2 3, इन दोनों को मिला दो, वेक्टर तैयार हो गया। ये वेक्टर क्या होगा, 1 माइनस 0 यानी i कैप, प्लस 2 माइनस 0 यानी प्लस 2j कैप, प्लस 3 माइनस 0 यानी प्लस 3k कैप, ये हो गया, ये वेक्टर आ गया। और ये वेक्टर क्या है, जो लाइन का dr है उसके थ्रू वेक्टर बना लो, तो 1 1 1 है यानी i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। बोलो सही ना। अब देखो नॉन कोलिनियर है कि नहीं, ये दोनों फिगर में दिख ही रहे, दोनों नॉन कोलिनियर है।
और डेटा से भी दिख रहा है। रेशियो निकालो 1/1, 2/1, 3/1, रेशियो सेम नहीं है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, नॉन कोलिनियर। बट है दोनों ही वेक्टर किस पे, व्हाइट बोर्ड पे, इसलिए इन दोनों का जो क्रॉस होगा वो हमें व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर एक वेक्टर जरूर देगा, हमें वही चाहिए। ले लो इन दोनों का क्रॉस, दोनों का क्रॉस लोगे तो क्या आएगा, आई क्या, जे क्या, के क्या, ठीक है। 1 2 3, 1 1 1, सिंप्लीफाई करो, आई क्या, कितना 2 -3 -1, माइनस जे के साथ अब आएगा बात, माइनस जे यानी 1 - 3 कितना, -2, प्लस के 1 - 2 यानी -1, सही है। दिस इज माइनस आई क्या प्लस 2j क्या माइनस के क्या, माइनस आई क्या प्लस 2j क्या माइनस के क्या, ठीक है। ये आ गया देखो व्हाइट बोर्ड पर परपेंडिकुलर एक वेक्टर, तो व्हाइट बोर्ड पे नॉर्मल आ गया। अब ले लो इसका dr, -1 2 -1, ठीक है, कितना -1 2 -1, व्हाइट बोर्ड पे नॉर्मल का dr आ गया, और एक क्या चाहिए व्हाइट बोर्ड पे पॉइंट, तो चूंकि ये दोनों लाइन ही व्हाइट बोर्ड पर है, इन्हीं दोनों लाइन पे कोई एक पॉइंट ले लो, वो पॉइंट किस पे हो गया, व्हाइट बोर्ड पे हो गया, तो मान लो यही ले लेते हैं 0 0 0 0 0 0 ही ले लेते हैं व्हाइट बोर्ड पर पॉइंट। तुम्हारी इच्छा हो 1 2 3 लो, तुम्हें और मेहनत करने का मन हो, इन दोनों के अलावा कोई दूसरा लैम्डा रख के पॉइंट निकालो, कोई दूसरा म्यू रख के पॉइंट निकालो, ठीक है ना, गलत किसी से भी नहीं होगा, आंसर सेम आएगा सब तरीके से। तो हम ओरिजिन ले रहे हैं पॉइंट, ठीक है, तो ए का काम कौन कर रहे हैं, -1, तो -1 इंटू x -0 है ना, 0.000 है ना, तो x1 का काम 0 करेगा। फिर b का काम कौन कर रहा है 2, y -0, c का काम कौन कर रहा है -1, z -0 इज इक्वल टू कितना 0, सही है। सिंप्लीफाई करते हैं, -x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 0, ठीक है। और चाहो तो सबको RHS में ले आओ, ताकि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, पहला टर्म अच्छा लगेगा देखने में, नहीं तो x को इधर ले आओ, तो ये -x इधर आके +x -2y plus z is equal to 0. So this is the required equation of plane, x minus 2y plus z is equal to 0. This is the required equation of plane. ये प्लेन की वो इक्वेशन है, मतलब व्हाइट बोर्ड की इक्वेशन आ गई है। ये वो प्लेन है जो इस लाइन को भी कंटेन करेगा और इस लाइन को भी कंटेन करेगा, दोनों लाइंस इस प्लेन पे लाई करेगी। क्रॉस चेक, फिर वही बात जो अभी हम थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में कह रहे थे कि अगर वाकई में ये प्लेन हमारी वर्किंग बिल्कुल सही है, अगर एक्चुअल में ये प्लेन सही आंसर है, इसी प्लेन पर जो दोनों लाइंस हैं, तो इस लाइन का एक एक पॉइंट, जनरल पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। सिमिलरली इस लाइन का भी एक एक पॉइंट, जनरल पॉइंट इस प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। दोनों ही लाइंस के जनरल पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे, इररिस्पेक्टिव कि लैम्डा हम क्या देते हैं, वो लैम्डा कट जाएगा यहाँ रखने के बाद, यहाँ से म्यू कट जाएगा यहाँ रखने के बाद, और जो बचेगा वो सच बचेगा, ठीक है। जैसे झलक देखो, इस पर जनरल पॉइंट क्या लोगे, लैम्डा कॉमा लैम्डा कॉमा लैम्डा रखो, x की जगह लैम्डा, y की जगह लैम्डा, z की जगह लैम्डा, तो लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा कट गया, 0 आ गया। तो ये लाइन तो दिख गई ना, पूरी की पूरी ये लाइन इस प्लेन पे क्या करेगी, लाई करेगी। सिमिलरली इसका भी जनरल पॉइंट लेकर तुम रख के चेक कर सकते हो, देखोगे कि इस लाइन का भी जनरल पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। बोलो ठीक है, समझ में आई बात? कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल पूछोगे। बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालो, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इसमें लिखो इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसमें वेक्टोरियल फॉर्म पे ही काम करेंगे हम लोग, और कार्टेशियन में दिया होगा, कभी कभी बोलेगा, क्वेश्चन देखोगे कन्वर्ट करने बोलेगा नॉर्मल फॉर्म में, तो आराम से कन्वर्ट कर सकेंगे।
इसमें लिखो इक्वेशन ऑफ प्लेन perpendicular to a vector n, equation of plane perpendicular to a vector n and at a distance d from origin, at a distance d from origin, ये origin है, ठीक है। origin से एक वेक्टर n पास हो रहा है, परपेंडिकुलर वेक्टर, ये प्लेन है, ठीक है। हमें इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए। इस प्लेन की खास बात यह है कि इसकी जो ओरिजिन से दूरी होगी वो दूरी कितनी है, d है, डिस्टेंस d, और ये प्लेन किसके परपेंडिकुलर है, वेक्टर n के परपेंडिकुलर है। इसलिए अगर हम ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, ठीक है, एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप कर दें, सो दिस इज एक्चुअली वेक्टर n, ठीक है ना, दिस इज वेक्टर n, ये वेक्टर n है। हमें इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए और ये डिस्टेंस कितनी है, दिस डिस्टेंस इज d, ठीक है। ये लाइन पूरी तरह परपेंडिकुलर है प्लेन पे। तो देखो करना क्या है, इस प्लेन पर एक मूविंग पॉइंट हम r लेते हैं, मतलब उसका पोजीशन वेक्टर r लेते हैं और r को ओरिजिन से कनेक्ट करते हैं। r का, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r है, तो ओरिजिन से कनेक्ट करने पे ये पूरा का पूरा वेक्टर क्या क्या लाएगा, ये पूरा वेक्टर r ही तो होगा, ओरिजिन से कनेक्ट किया होगा, तो दिस इज वेक्टर r, ठीक है। n वेक्टर जो है, n वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दिस इज n वेक्टर, ठीक है। तो मतलब ये n वेक्टर ऊपर की तरफ है। ये दोनों को अगर मिलाया जाए तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, होगा। ये डिस्टेंस d है, मतलब ये डिस्टेंस भी कितनी है, d है, दिस डिस्टेंस इज आल्सो d, मानते हो इस बात को, ये दूरी भी d होगी। यानी वेक्टर r का जो प्रोजेक्शन होगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो वेक्टर है, इस डायरेक्शन में जो वेक्टर है, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जो वेक्टर है, कौन सा है, n वेक्टर। तो वेक्टर r का जो प्रोजेक्शन आएगा, वेक्टर r का प्रोजेक्शन किस पे, वेक्टर n पे, वो लंबाई एक्चुअल में कितनी है, d है, दैट लेंथ इज एक्चुअली d। बोलो समझ में आई बात, कि वेक्टर r का जो प्रोजेक्शन होगा किस पे, इस लाइन के अलोंग जो वेक्टर है, इस लाइन के अलोंग वेक्टर है कौन सा, वेक्टर n है ना। तो वेक्टर r का जो प्रोजेक्शन आएगा वेक्टर n पे, दैट लेंथ इज कितना, दैट लेंथ इज d। समझ में आई बात। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे पे कैसे निकालते हैं, वेक्टर a का प्रोजेक्शन b पे, यानी मॉड a cos थीटा। वेक्टर a का प्रोजेक्शन अगर हमें वेक्टर b पे निकालना है तो मॉड a cos थीटा होना चाहिए। तो वहां पे क्या करते थे, a डॉट b तो लेते थे वेक्टर a का प्रोजेक्शन वेक्टर b पे, यानी मॉड a cos थीटा। तो इसमें मॉड a आ गया, मॉड b आ गया, cos थीटा आ गया। एक्स्ट्रा कौन सा टर्म है, मॉड b आया ना, तो नीचे किससे डिवाइड करते थे, मॉड b से, ठीक है। लंबाई है, मॉड लगा, बोलो सही है ना। अब देख यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या किया, ये वेक्टर n हमारा इधर की तरफ है, वेक्टर n इधर है, ये वेक्टर r हो गया। हमें वेक्टर r का जो प्रोजेक्शन मिलेगा वेक्टर n पे, वही हमारी लंबाई है कितनी, d। तो r का प्रोजेक्शन n पे चाहिए, तो r डॉट n, यहां तो दिख रहा है ना, ये थीटा कैसा है, ये थीटा एक्यूट है, दिस थीटा इज एक्यूट एंगल, तो r डॉट n हो गया, ठीक है। इसको कितने से डिवाइड करोगे, मॉड n से डिवाइड करोगे, ये ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी है, मॉड r पॉजिटिव, मॉड n वेक्टर n का मॉड क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव, और cos थीटा भी क्या है, थीटा देखो एक्यूट है, तो cos थीटा भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये हो गया प्रोजेक्शन की लंबाई, बराबर कितना होगा, ये d होगा, दिस विल बी इक्वल टू d। बोलो सही है। और इसको अलग करें, ये तो स्केलर है, इसको तो हम कहीं पे भी डिवाइड करा सकते हैं, तो हम इसको n वेक्टर को डिवाइड करवा देते हैं, तो ये बन जाएगा r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू d, r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू d। बोलो सही,
दिस विल बी द रिक्वायर्ड वेक्टोरियल इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये प्लेन की वेक्टोरियल इक्वेशन है जहां पर d इज द डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेन फ्रॉम ओरिजिन एंड n कैप इज द यूनिट वेक्टर, जिस यूनिट वेक्टर के परपेंडिकुलर वो प्लेन है। तब इस फॉर्मूले पे पुट करने पे जो इक्वेशन आएगी दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। सही। अब देखो एक चीज और अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम थोड़ी सी एक बात ये करें कि ये एन वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर हमें प्लेन चाहिए। तो ठीक है, इसके परपेंडिकुलर ये प्लेन हमने ड्रॉ किया, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से डी डिस्टेंस पर प्लेन होना चाहिए। तो हम ओरिजिन से डी डिस्टेंस इधर लिए, ओरिजिन से डी डिस्टेंस किधर लिए, ऊपर की तरफ, तो ये प्लेन बना। क्या क्वेश्चन ने ऐसा कहा था कि ओरिजिन से ऊपर जाना नीचे मत जाना? बिल्कुल, ओरिजिन से एक नीचे भी तो जाएंगे हम डी डिस्टेंस पे, तो ओरिजिन से नीचे जाएंगे डी डिस्टेंस पे, तो एक प्लेन और तैयार होगा। ठीक है, एक प्लेन और तैयार होगा, ठीक इसी प्लेन के पैरेलल एक प्लेन और होगा। बट इस बार क्या होगा, ओरिजिन से अब कनेक्ट करोगे, इस प्लेन पर अगर एक जनरल पॉइंट लें हम, पोजीशन वेक्टर r, और इसको कनेक्ट करें, सो दिस वेक्टर विल बी r वेक्टर, ये ओरिजिन है तो ये r वेक्टर हो गया। अब हमें r वेक्टर का प्रोजेक्शन इस बार इधर की तरफ वेक्टर पे लेंगे, तो इधर की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर होगा? ऊपर की तरफ n वेक्टर है, तो इधर की तरफ कौन सा वेक्टर है? ठीक उल्टी डायरेक्शन है ना, n वेक्टर ऊपर जा रहा है और ठीक अब नीचे की तरफ बात कर रहे हैं, तो नीचे की तरफ कौन सा वेक्टर है? -n वेक्टर है। तो इस बार वेक्टर r का जो प्रोजेक्शन होगा, है ना, वेक्टर r का जो प्रोजेक्शन होगा किस वेक्टर पे लिया जाएगा? -n वेक्टर पे। तो अब देख फॉर्मूला क्या बनेगा, r डॉट जिस पर प्रोजेक्शन लेना है, तो -n वेक्टर डिवाइडेड बाय -n वेक्टर का मॉड, तो -n वेक्टर का मॉड यानी n वेक्टर का ही मॉड हो जाएगा वो, इज इक्वल टू कितना? वही डिस्टेंस फिर से ना, वेक्टर r का प्रोजेक्शन इस पे लियो, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी? फिर से वही तो है, क्वेश्चन ही हमारा वही था, थ्योरी ही वही है, डी डिस्टेंस ही बात कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस अगेन कितनी है? d है ना, ये d हो गया। ठीक है, अब हम LHS सेम बनाने के लिए यहां पे हमें जो माइनस दिख रहा है, इस माइनस को हम RHS में भेज देते हैं और वापस n वेक्टर का जो मॉड है उसको n वेक्टर को दे देते हैं डिवाइड करवाने के लिए। तो LHS फिर से क्या बन जाएगा? r डॉट n क्या, इधर का जो माइनस है इधर भेज दिया। तो हमारे पास अब एक्चुअल में दो प्लेन्स आते हैं, एक प्लेन ये आता है और एक प्लेन ये आता है। तो दो ऐसे प्लेन्स आते हैं जो ओरिजिन से डी डिस्टेंस पे हो और जो कि n वेक्टर के परपेंडिकुलर प्लेन्स हो। तो n वेक्टर के परपेंडिकुलर ओरिजिन से डी डिस्टेंस पे हमारे पास ऐसे कितने प्लेन्स आएंगे? दो प्लेन्स आएंगे, और इन दोनों को फिर हम लोग कंबाइंड लिखते हैं, दो बार नहीं लिख के, प्लस डी और माइनस डी एक साथ। r डॉट n कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस डी, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये फाइनल इक्वेशन है प्लेन की, वो प्लेन जो n वेक्टर के परपेंडिकुलर है और ओरिजिन से उसकी दूरी कितनी है? d यूनिट्स है। ऑब्वियसली d डिस्टेंस है तो d क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर हमें प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर दिया तो प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए पहले हमें वेक्टर से क्या निकालना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, तब यहां पुट करेंगे। बट अगर प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ही बता दिया तो सीधे सीधे उसको यहां पुट कर देंगे। बोलो सही है? समझ में आई बात? कोई दिक्कत हो तो बेहिचक बताओगे, कहीं कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई कठिनाई, कोई तकलीफ? बढ़े आगे क्वेश्चंस देखें इस पे। चलो इस पे क्वेश्चंस देखा जाए। बच्चों इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हमें प्लेन की इक्वेशन बतानी है, वो प्लेन जो कि 8 यूनिट्स अवे है फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है? 8 यूनिट्स, और परपेंडिकुलर है इस वेक्टर पे 2i + j + 2k पे परपेंडिकुलर है, मतलब n वेक्टर दिया था। क्या ये यूनिट वेक्टर है? नहीं, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। जल्दबाजी में गलती होती है, हम लोग फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं बट वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। इसका मॉड वैल्यू 1 नहीं है, सो इट इज नॉट द यूनिट वेक्टर।
ठीक है, तो हम प्लेन की इक्वेशन निकालें वेक्टोरियल फॉर्म एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म में। तो फॉर्मूला क्या है, आर वेक्टर, वेक्टोरियल फॉर्म पहले लिख रहे हैं, आर वेक्टर डॉट एन कैप है, ये मॉड वैल्यू 1 नहीं है इसलिए ये यूनिट वेक्टर नहीं है, तो वेक्टर तो लिख लिया जाए, तो 2i प्लस जे प्लस 2k, बट मॉड वैल्यू से डिवाइड करना होगा, एन कैप बनाना है, एन कैप बनाने के लिए कितने से डिवाइड करोगे, 3 से, तो डिवाइडेड बाई 3, ये अब आर डॉट एन कैप हो गया, इज इक्वल टू डिस्टेंस और लाइन देके प्लेन पूछेगा तो कितने प्लेन आएंगे, 2, ठीक है ना, डिस्टेंस डी पता है और नॉर्मल वेक्टर पता है, तो प्लेन्स कितने आएंगे, 2 आएंगे, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, दूसरी कोई कंडीशन और क्वेश्चन में दी हुई नहीं है, तो 2 प्लेन आना ही आना है, इज इक्वल टू प्लस माइनस दोनों लगाओगे, डिस्टेंस कितनी 8 है, 8 सही है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, तो मतलब ये भी ठीक है, ऑप्शन में जिस फॉर्म में होगा उस फॉर्म में रख देंगे, ये भी सही आंसर है, कोई गलत नहीं है, चाहो तो 3 को RHS में भेज दो, तो r डॉट 2i प्लस जे प्लस 2k इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 3 जा 24, सही है, 2i प्लस जे प्लस 2k इज इक्वल टू प्लस माइनस 24, ये हो गया, दिस इज द वेक्टोरियल इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये आंसर भी सही है। अब अगर बोले कि कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए, तो इतना काम करने के बाद अब इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दोगे, उसके लिए पोजीशन वेक्टर r को जनरल पॉइंट बनाओगे, जिसका कोऑर्डिनेट क्या लोगे, x, y, z, तो पोजीशन वेक्टर r क्या बनेगा, xi प्लस yj प्लस zk, इस जगह पे आएगा xi प्लस yj प्लस zk, फिर डॉट प्रोडक्ट खोल देंगे, तो कितना बनेगा 2x, फिर 1 इंटू y, y होगा, फिर 2 इंटू z, 2z होगा, और इज इक्वल टू एक बार प्लस 24 के साथ ये एक प्लेन होगा, और एक बार 2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू माइनस 24, ये दूसरा प्लेन होगा। अब 24 को जिस साइड रखना है उस साइड रखो, चाहे सब कुछ LHS में ले आओ या जैसे लिखा है वैसे है, वो तो सिंपल सी बात है, बोलो समझ में आई बात। सो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, वेक्टोरियल फॉर्म तक जाना है तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों आंसर सही है। कार्टेशियन में आंसर पूछ रहे हैं तो ये और ये दो अलग अलग प्लेन्स है, समझ में आई। वेक्टोरियल में पहले काम करेंगे, फॉर्मूला हमें वेक्टोरियल का दिमाग में रखना है, बाद में कन्वर्जन के लिए आर वेक्टर को xi प्लस yj प्लस zk से रिप्लेस कर देना है, कार्टेशियन फॉर्म तैयार हो जाए। ठीक है, बढ़िया भी। चलो देखो अगला क्वेश्चन, देखो सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में प्लेन की एक इक्वेशन दी है ना, सेकेंड क्वेश्चन में एक प्लेन की इक्वेशन दी है। अब पूछ रहा है कि उस प्लेन की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी होगी। प्लेन एक दिया है इस बार ना, प्लेन एक दिया, पूछे फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अभी हम लोगों ने दो फॉर्मूले डिराइव किए थे, है ना, एक r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी से और एक r डॉट माइनस एन कैप इज इक्वल टू डी से। ठीक है, r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी से और r डॉट माइनस एन कैप इज इक्वल टू डी से। दोनों ही फॉर्म में देखो RHS पॉजिटिव था, d डिस्टेंस अगर कहना है तो RHS को क्या रखना होगा, पॉजिटिव रखना होगा। ये तो हम लोग अपनी सहूलियत के लिए किए थे कि हम लोग यहाँ पे जो माइनस जनरेट हुआ था, दो फॉर्मूला कौन याद रखे, माइनस इधर जनरेट हुआ यार एक ही साथ लिखो, तो माइनस को इधर भेज दिए। याद आ रहा होगा स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल फॉर्म, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, जो कि स्ट्रेट लाइन में क्लास 11th में पढ़ते हैं। किसी भी लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए राइट साइड को सबसे पहले क्या बनाते थे, पॉजिटिव बनाते थे, क्योंकि वहां पर p डिस्टेंस से रिलेटेड था। वैसे ही काम करना है, अगर किसी प्लेन को देकर हमसे पूछेगा उसकी डिस्टेंस बताओ ओरिजिन से, तो सबसे पहले क्योंकि डिस्टेंस किस साइड आएगी, राइट साइड में जनरेट होगी, तो राइट साइड मस्ट बी पॉजिटिव। यहां पर राइट साइड देख के है नेगेटिव, कितना है -14 है, तो पहले इस माइनस को एडजस्ट करना होगा। अगर माइनस नहीं होता, सिर्फ +14 होता, तो ऑलरेडी पॉजिटिव बना हुआ था, आगे का काम सीधे करते। बट अभी -14 है ना, तो -14 है तो इसका माइनस हमें एडजस्ट करना होगा। कैसे, क्या ऐसे हटा के थोड़ी एडजस्ट करेंगे, इसको उधर भेजेंगे।
तो ये माइनस आर वेक्टर के साथ तो नहीं जाएगा, किसके साथ जाएगा? अंदर वाले एन वेक्टर के साथ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें इस माइनस को एडजस्ट करना है। जब भी हमें वेक्टोरियल फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन दिया हो या कार्टेशियन फॉर्म में भी दिया होगा, अभी देखेंगे हम लोग, तो सबसे पहला काम राइट साइड में ये जो चीज हमें डिस्टेंस में ले जाने वाली है उस चीज को सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? पॉजिटिव। तो माइनस को पहले उधर एडजस्ट करो, तो ये दिखेगा आर डॉट माइनस अंदर आ जाएगा -3i प्लस 6j और कितना -2k इज इक्वल टू कितना हो गया? 14 हो गया। अब ये आर हो गया, ये डॉट एन वेक्टर हो गया इज इक्वल टू 14। क्या ये एन कैप है कि एन वेक्टर है? ये यूनिट वेक्टर नहीं है, दिस इज नॉट द यूनिट वेक्टर। मॉड वैल्यू देखो 1 है, अगर मॉड वैल्यू 1 होती तो फिर ये डी होता, तो फिर डिस्टेंस कितनी बोलते? 14 यूनिट्स बोलते हैं। बट अभी ये यूनिट वेक्टर नहीं है। आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, एन वेक्टर नहीं होना चाहिए, एन यूनिट वेक्टर होगा, तब आरएचएस पॉजिटिव नंबर क्या बोलता है कि हम डिस्टेंस है कहां से? ओरिजिन से। तो पहले इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो, तो इसकी मॉड वैल्यू कितनी है? 9, 36, 45 प्लस 4, 49। 49 का रूट कितना? 7। तो इसको 7 से डिवाइड करना होगा। तो क्या केवल इसी को डिवाइड करोगे? प्लेन थोड़ी बदल दोगे। तो 7 से उधर किया तो 7 से इधर भी करोगे। अब ये क्या बन गया? अब ये एक यूनिट वेक्टर तैयार हो गया। नाउ इट हैज बिकम अ यूनिट वेक्टर। तो आर का प्रोजेक्शन आर डॉट एक यूनिट वेक्टर बराबर अब जो राइट साइड है दैट इज डी। तो 14/7 यानी कितना? 2 यूनिट्स। नाउ दिस विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम कहां से? ओरिजिन से। ओरिजिन से कितना दूर है? 2 यूनिट्स अवे। समझ में आई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? बढ़िया आगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला। तो 2x माइनस वाई एक प्लेन की इक्वेशन दिया है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया है इस बार प्लेन की इक्वेशन, और बोला है कि इसकी डिस्टेंस बताओ ओरिजिन से। तो कार्टेशियन फॉर्म में तो बता नहीं पाएंगे, इसको किस में कन्वर्ट करना होगा? वेक्टोरियल फॉर्म में। तो ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला, ये आर डॉट एन जनरेट करेगा, ये वाला टर्म हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि x, y और z इसी में, इन तीनों में, एक में x है, एक में y है, एक में z है। तो x, y, z से r वेक्टर तैयार होगा, और जिससे जिससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है x, y, z, x मल्टीप्लाई हुआ 2 से, y मल्टीप्लाई हुआ -1 से, और z मल्टीप्लाई हुआ 2 से। ये तीन 2, -1 और 2 मिलके क्या बनाएंगे? वेक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो बट ये जो 9 है, ये इसका रोल किस में आएगा? इसका रोल आएगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो +9 को इधर नहीं रखना, +9 को किधर रखना है? उधर भेजना है। और लेफ्ट साइड में क्या जनरेट करना है? डॉट प्रोडक्ट जनरेट करना है। तो +9 को उधर भेजते हैं और बाकी चीज को इधर रखते हैं। तो 2x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू कितना हो गया? -9 हो गया। बोलो सही है? कोई दिक्कत नहीं? अब क्या करो, इसको डॉट प्रोडक्ट में ले जाओ। तो x y z, ये इसको डॉट प्रोडक्ट में कैसे लिखोगे? xi प्लस वाई जे प्लस जेड के का डॉट किसके साथ? i के लिए, x के साथ 2 है ना, i के साथ कितना? इधर कितना आएगा? 2i आएगा ना, तब फिर डॉट लेंगे i और i का, तो 2x आ जाएगा। y है, y के साथ -y बनाना है ना उनको, तो इधर -j चाहिए। 2z बनाना है तो इधर 2k चाहिए। बोलो ठीक है? इज इक्वल टू कितना? -9। बोलो सही। अब ये चीज क्या हो गई? xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, दिस इज वेक्टर आर डॉट। बोल देंगे जल्दी से ये डिस्टेंस है? नहीं, प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट करना है अगर नॉर्मल फॉर्म में, तो राइट साइड शुड बी पॉजिटिव। तो इस माइनस है ना, -9 है, माइनस को हटाने का उपाय करो। कैसे? एलएचएस में भेज के। तो एलएचएस में भेजेंगे तो किसके साथ? इसके साथ। तो अंदर वाला वेक्टर बदलेगा, -2i हो गया प्लस j हो गया -2k हो गया इज इक्वल टू कितना? 9 हो गया। तो डिस्टेंस ऑफ प्लेन ओरिजिन से कितना हो गया? 9 हो गया। बोल दें? नहीं, 9 नहीं हुआ ना। 9 कैसे हो गया? क्या ये यूनिट वेक्टर है? देखो इसको, इज इट यूनिट वेक्टर? नहीं। अगर ये यूनिट वेक्टर होता तो बोलते कि डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन कितना है? 9 है।
ये यूनिट वेक्टर नहीं है, इसकी मॉड वैल्यू कितनी है, देखो वेक्टर की मॉड वैल्यू, पहले यूनिट वेक्टर बनाएंगे तब जो आरएचएस होगा दैट विल बी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इसकी मॉड वैल्यू 3 है, 4, इसका स्क्वायर देखो -2 का स्क्वायर 4 + 1 5 + 4 9, 9 का रूट कितना 3, तो डिवाइडिंग बाई 3, जैसे 3 से डिवाइड किए अब ये यूनिट वेक्टर हो गया, तो r डॉट यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 3 आ रहा है ना, सो दिस इज 3। अब क्या बोलेंगे कि हाँ डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन कितना है, 3 यूनिट्स है। बोलो सही है, तो प्लेन की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी आई, 3 यूनिट्स आई। समझ में आई बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर हमें प्लेन दिया हो तो उसको हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेक्टोरियल फॉर्म में। सबसे पहले जो कांस्टेंट वाला टर्म होगा उसको आरएचएस में भेजेंगे, प्लस बन गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर माइनस बन गया तो उसके माइनस को एलएचएस में लाके वेक्टर वाले पार्ट में, एन वेक्टर वाले पार्ट में ले जाके एडजस्ट करेंगे, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे किया, और फिर देखेंगे यूनिट वेक्टर है कि नहीं। अगर यूनिट वेक्टर नहीं है तो पहले यूनिट वेक्टर बनाएंगे, उसके लिए मॉड वैल्यू से दोनों साइड डिवाइड, क्योंकि एक साइड तो कर नहीं सकते, यूनिट वेक्टर तो एक तरफ बनाना है बट डिवीजन दोनों तरफ करना पड़ेगा। फिर जो आरएचएस आएगा दैट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। सही है, लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द लेक्चर। बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। फिर डिस्टेंस 7 है प्लेन की ओरिजिन से, हमने तो खाली शॉर्ट में चीजें लिख दी ना, डेटा बस लिख दिया, बट क्वेश्चन ये है कि प्लेन की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी, 7 यूनिट्स। नॉर्मल का dr दिया है -3 2 6, नॉर्मल का dr है, मतलब नॉर्मल के परपेंडिकुलर एक वेक्टर कह सकते हैं, इसी को कंपोनेंट उठा के वेक्टर में दे दो तो नॉर्मल वेक्टर तैयार हो गया। वो वेक्टर क्या होगा, -3i + 2j + 6k। बोलो सही है ना, ठीक है। प्लेन की इक्वेशन, अब डिस्टेंस दी है और नॉर्मल दी है, तो किसी लाइन पे परपेंडिकुलर प्लेन्स कितने होंगे, एक अगर ऊपर है तो एक नीचे भी तो होगा, कितने प्लेन्स होंगे, 2। इक्वेशन क्या थी, r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू +-t यूज करना है। क्या ये n कैप है, इज इट n कैप, नहीं ये n कैप नहीं है, इसकी मॉड वैल्यू 1 नहीं है, तो मॉड वैल्यू से डिवाइड बाई कितना, 9 4 13 + 36 49 का रूट 7, ये हो गया। डॉट r वेक्टर r डॉट n इज इक्वल टू +-d कितना है, 7 हो गया। अब ये भी आंसर है, चाहो तो 7 को इधर भेज दो, तो r डॉट -3i + 2j + 6k इज इक्वल टू +-49, ये भी आंसर है। कार्टेशियन फॉर्म में जाना हो तो r वेक्टर को रिप्लेस कर दो कोऑर्डिनेट के थ्रू, पोजीशन वेक्टर बना के xi + yj + zk से, और डॉट प्रोडक्ट खोल देंगे तो xi का डॉट -3 के साथ -3x, yj का डॉट 2j के साथ तो 2y, zk का डॉट 6k के साथ तो 6z इज इक्वल टू +-49। एक बार आरएचएस में +49 रखेंगे तो एक प्लेन सिंप्लीफाई होके मिलेगा, एक बार -49 रखेंगे आरएचएस में तो दूसरा प्लेन सिंप्लीफाई होके मिलेगा, किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, समझ गए, कोई परेशानी, कोई दिक्कत होगी तो बेहिचक पूछोगे, विदाउट एनी हेजिटेशन। बाकी की बातें हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।